तो हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। ऑलरेडी हम लोगों ने 2 वीडियो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में देख लिया है, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट के एक तरह सिखाया तो सिर्फ बेसिक्स के बारे में देखा था, और सेकंड वीडियो में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में देखा था और कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व भी किया था। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे इसी मोल कॉन्सेप्ट के बारे में ही और थोड़ा सा बातों को आगे ले चलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा जो 2 वीडियो हम लोग का जो मूल कॉन्सेप्ट का है, अगर कोई वो वीडियो नहीं देखा है और डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गया है तो ये गलती मन ना करें कि इस वीडियो को देखें। अब तुरंत भाग जाइए इस वीडियो से और जाइए पहले उन पुराने 2 वीडियोज़ को देखिए जहाँ से मूल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है। ठीक ना, तब आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। और जो लोग पुराने 2 वीडियो देखे हैं कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूल कॉन्सेप्ट में हमने क्या क्या बातें किया है उसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज कि अगर हमसे कहा जाए कि 1 मोल हमारे पास है, 1 मोल हमारे पास मीथेन है। ठीक है, तो 1 मोल मीथेन CH4 को हम बोल देते हैं मीथेन। ठीक है, तो अगर हमसे कहा जाए 1 मोल मीथेन तो इसका मतलब क्या है, तो हमने बताया था कि अगर हमें नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल के बारे में बोलना होगा, जैसे हमने कहा था 1 मोल जो है 1 डजन के सिमिलर होता है। तो जैसे हमने बोला 1 डजन बनाना, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि 12 बनाना के बारे में बात हो रहा है। ठीक ना, तो इसी तरह से अगर हम पूछें 1 मोल मीथेन बोला है तो इसका मतलब क्या है, कितने नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल से है। तो हमने बताया रखा है कि अगर 1 मोल मीथेन मॉलिक्यूल बोला तो इसका मतलब 6.023 × 10 के पावर 23 मीथेन मॉलिक्यूल से है। ठीक है, उसके बाद से हमने बताया था कि अगर हम 1 मोल कोई भी गैस लिए हैं तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम एट STP। अब ध्यान सुनिएगा, पिछले टर्न पे हमने बताया था STP का मतलब क्या होता है। तो हमने बताया था कि अगर हम ओल्ड कन्वर्सेशन के हिसाब से चलते हैं, ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से चलते हैं, जो IUPAC का पुराना मेथड है उसके थ्रू हम STP को मानते थे। क्या मानते थे, तो 1 atm एंड 273 केल्विन को हम मानते थे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसका मतलब था स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 atm। ये पुराना मेथड है, इसके थ्रू हम लोग निकालते अगर 1 मोल किसी भी 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम आता वो होता 22.4 लीटर। ठीक ना, अगर हम इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर लें तब की बात हो रही है। लेकिन हमने बताया था कि अगर हमें इस टाइम अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक ना, और अगर हम चाहते हैं कि उसका सही आंसर आए, गलत ना हो, तो आपको रखना होगा यहाँ पे 1 atm की जगह आपको लेना होगा 1 बार एंड टेम्परेचर लेना होगा 273 केल्विन। ये जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है और ये जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, ये स्टैंडर्ड प्रेशर एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ये जो हमारे पास ये जो वैल्यू रखी हुई है ये भी STP बोला जाता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। लेकिन आज के टाइम प्रेजेंट टाइम में हम इसी को सही मानते हैं। ये पुराने मेथड के थ्रू सही है। आप जब पुराने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या पुराने क्वेश्चन जो IIT में आए हैं, नीट में आए हैं, उनको जब सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको आंसर 22.4 लीटर के थ्रू ही मिलेगा। लेकिन अब के टाइम अगर आपको सॉल्व करना है तो वहाँ पे आपको इन दोनों पैरामीटर को लेकर चलना होगा। ठीक ना, प्रेशर लेना होगा, स्टैंडर्ड प्रेशर लेना होगा तो 1 बार, स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेना होगा तो 273 केल्विन। ये बात क्लियरली दिमाग में सेट हो गई होगी। और अगर हम इस केस में 1 मोल गैस को चेक करें तो उसका वॉल्यूम आता है 22.7 लीटर। ये हमने दोनों वैल्यू ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया है। ठीक ना, बट आज क्लियर हो गया होगा कि हमने क्यों ये 2 चीज़ें बताया था। तो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप कौन सी वैल्यू लेकर चलेंगे, तो 22.4 लीटर को लेकर चलना है। और अगर प्रेजेंट टाइम में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 22.7 लीटर को लेकर चलना है। क्लियर हो गई ये बात। तो
अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन क्या है, गैस है। तो अगर हम 1 मोल गैस का वॉल्यूम चेक करें एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब हम ये बात कर रहे हैं एट STP पे हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या हम इसको NTP भी बोल देते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, जिसकी वैल्यू यही होती है, ठीक ना। तो ध्यान सुनिएगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम हमेशा 22.7 लीटर होगा। अगर हमने टेम्परेचर ये वाला लिया है, प्रेशर ये वाला लिया है, तो ये वॉल्यूम आएगा। किसी भी 1 मोल गैस की बात हो रही है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हम केवल मीथेन ही लें, SO2 हो, N2 हो, O2 हो, कोई भी गैस हो, अगर वो 1 मोल गैस है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे बात की जा रही है, तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो 22.7 लीटर ही होगा। क्लियर है ना। तो ये 3 बातें हो गई जिसको हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया है। तो ये हम लोग पास थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए हो गया या रिवीजन के लिए हो गया, ठीक है। अब थोड़ी सी एक चीज़ और आप जान लीजिए, अगर आपसे कहा जाए 1 ग्राम एटम आपसे बोला जाए, जैसे हमने बोला ना कि हमारे पास है 1 मोल हीलियम एटम, तो हमने 1 मोल हीलियम एटम का मतलब क्या समझा है, 1 मोल हमने हीलियम बोल दिया, तो इसका मतलब हम समझ गए कि इसमें कितने हीलियम एटम होंगे, 6.023 इंटू 10 के पावर 23 एटम ऑफ हीलियम या हीलियम एटम, ठीक ना। तो ये बात हम लोग जान जाते हैं कि जैसे हमने 1 मोल हीलियम बोला तो कितना हुआ, 1 मोल हीलियम एटम का मतलब क्या हुआ, 6.023 इंटू 10 के पावर 23 हीलियम एटम। लेकिन कहीं पे आपको ऐसे मिले 1 ग्राम हीलियम एटम, क्या बोला, 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम हीलियम एटम बोले, थोड़ा सा इसको हम साफ कर देते हैं, उसके बाद से लिखते हैं उसको, तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। देखिएगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक ना, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बताई नहीं जा सकती हैं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेंगी, ठीक ना। बट मोस्ट ऑफ चीज़ें जो कि आपको चाहिए वो हम चाहते हैं कि इसी तरह से सिंपली बता दें कि आप क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो आपको ये ना लगे कि हमें ये चीज़ नहीं आ रही है, वो चीज़ नहीं आ रही है, ठीक ना। तो चलिए बात करते हैं, अगर हमसे ये बोला जाए 1 ग्राम एटम, अगर ऐसे लिख दिया गया हो 1 ग्राम एटम, अच्छा ऊपर एक चीज़ नहीं बताया हमने, शायद वेट के बारे में नहीं बताया, ठीक ना। हमने वेट के बारे में बताया था कि 1 मोल अगर कोई भी चीज़ लिखी हुई है, 1 मोल मीथेन जैसे लिखा है, तो हम कहें 1 मोल मीथेन का वेट क्या होगा, मास क्या होगा, तो ये कैसे निकालेंगे। तो हमने बोला था कि अगर ये मॉलिक्यूल है तो हम लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, हमने बताया था ना कि ग्राम मॉलिक्यूलर वेट रख देंगे या ग्राम एटॉमिक वेट रख देंगे, ठीक है। अगर ये एटम है तो एटॉमिक वेट ग्राम में रखना है, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में रखना है। मीथेन क्या है, मॉलिक्यूल है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में रख दीजिए। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, तो हमने बताया था मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए कि यहाँ पे 2 एटम है, 2 तरह के एटम है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो हम रखेंगे एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन प्लस कर देंगे एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का नंबर 4 है तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन, ठीक है। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, हाइड्रोजन का हो गया 1, 4 है तो इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4 + 12 मीन्स 16। तो ये तो हो गया मॉलिक्यूलर वेट, तो हमने लिख दिया 16। अब किस में रखना है इसको, ग्राम में, तो हम रख देंगे ग्राम। तो जो 16 ग्राम आएगा ये क्या है, 1 मोल मीथेन का वेट है या 1 मोल मीथेन का मास है। क्लियर है ना। तो ये तो चीज़ हो गई, हमने पीछे बताया भी था। इसी तरह से कुछ यहाँ पे है, 1 ग्राम एटम अगर आपको कहीं मिल रहा है तो 1 ग्राम एटम बोलने का मतलब है सिंपल सा 1 मोल एटम से। ये आप
नोट करके लिख लीजिए इसे कहीं, ठीक ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये समझ में नहीं आता, जब क्वेश्चन दे देता है ना तो ये चीज़ समझ ही नहीं आती है कि पूछ क्या रहा है। तो ध्यान सुनिएगा, अगर आपसे बोला जाए 1 ग्राम एटम तो इसका मतलब है क्या, 1 मोल एटम से इसका मतलब है, ठीक ना। ग्राम एटम का मतलब ही है कि मोल, कहीं भी लिखा हो ग्राम एटम मतलब हमसे किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, मोल के बारे में बात। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि 1 ग्राम एटम कहीं लिखा है इसका मतलब 1 मोल एटम से है। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, ग्राम एटम कहीं भी लिखा है तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि वो मोल के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, मोल के बारे में बात कर रहा है। अगर ग्राम एटम बोला है इसका मतलब कि मोल के बारे में बोल रहा है, मोल ऑफ एटम, ठीक ना। तो कहीं भी आपसे पूछा जाए कि फाइंड द ग्राम एटम ऑफ सोडियम तो इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है, मोल ऑफ सोडियम पूछा जा रहा है। तो ग्राम एटम लिखने का मतलब ही क्या है, मोल से है, ठीक ना। अगर आपसे बोला जाए 1 ग्राम एटम तो इसका मतलब है 1 मोल ऑफ एटम या 1 मोल एटम, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि कहीं भी आपसे बोला जाए 1 मोल एटम या 1 ग्राम एटम तो दोनों चीज़ एक ही है, ठीक ना। अब चलिए हम बात करते हैं कि कैसे हम एक एटम का मास निकालते हैं और 1 मोल एटम का मास कैसे निकालते हैं। तो 1 मोल एटम का तो आप निकाल लेंगे, हमने ऑलरेडी बताया रखा है। एक एटम का मास कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इसे मिटाते हैं फिर बात करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि कैसे हम 1 एटम का मास निकालेंगे एंड 1 मोल एटम का मास कैसे निकालेंगे। अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे आप निकालेंगे। तो चलिए हम इसको समझते हैं कैसे। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन हम बात करें इससे पहले एक चीज़ और बात कर लेते हैं, मोलर मास क्या होता है, ठीक ना। तो देख लेते हैं थोड़ा सा मोलर मास क्या है। तो हमें नहीं लगता है कि ये आप न जानते हो, ऐसा नहीं है, आपको पहले ही बताया जा चुका है, बस आपको बता देना है कि मोलर मास हम बोलते किसको हैं। तो अभी मैं बताया हूँ ऊपर कि 1 मोल कोई भी सब्सटेंस है, 1 मोल मॉलिक्यूल हो या 1 मोल एटम हो, तो उसका मास जो होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे जो लिखते हैं। तो 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है, 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होगा ग्राम में, उसी को बोलते हैं मोलर मास। क्या बोला गया, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम इज नोन एज, ग्राम इज नोन एज मोलर मास, ठीक है। क्या बोला गया, 1 मोल सब्सटेंस का मास ग्राम में अगर हम देखते हैं तो उसको बोलते हैं मोलर मास, और इसी मोलर मास को ही मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं या मॉलिक्यूलर वेट भी बोलते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे अब क्या होता है। 1 मोल सब्सटेंस का अगर हम मास देखें, किसमें, ग्राम में देखें, तो उसको बोलते हैं मोलर मास, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमने क्या कहा था, नोट कर लीजिए पहले इसको, और अगर ये नोट हो गया हो तो चलिए बात करते हैं कि कैसे हम एक एटम या 1 मोल ऑफ एटम का मास कैसे निकालते हैं। तो 1 मोल ऑफ एटम का तो आप मास निकाल लेंगे, जहाँ तक हमने चीज़ें बताई हैं उससे हो जाएगा, बट 1 एटम का मास कैसे निकालते हैं तो ये भी मैंने बताया है, बट बहुत एक्सप्लेन करके नहीं बताया है, ठीक ना। तो चलिए आते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम बात करते हैं, कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम, 1 एटम का मास निकालना है, एंड 1 मोल ऑफ एटम या 1 मोल एटम, ठीक ना। 1 मोल एटम का मास एंड 1 एटम का मास निकालना है, एंड ये 1
मोल एटम, तो आप लोग निकाल ही लेंगे। कुछ समझ में आ रहा है क्या पूछने वाले हैं हम? पूछने वाले हैं कि एक एटम का मास कैसे निकालना है एंड 1 मोल ऑफ एटम का मास कैसे निकालना है। तो चलिए बताइएगा। जैसे हमारे पास दे दिया जाए नाइट्रोजन कार्बन 12, नाइट्रोजन क्या होता है 14, क्लोरीन 35.5। हाँ एक चीज़ और, जब हमने एटॉमिक मास लिखाया होगा 1 से लेकर 30 तक, तो उसमें क्लोरीन का एटॉमिक मास हमने 35 बताया होगा, ठीक ना। तो उसे जाकर आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। क्लोरीन का मास होता है 35.5 होता है। ये जो पुराना वीडियो एक बच्चे ने भेजा था कि सर ये 35.5 होता है, 35 होता है, वो बाय मिस्टेक 35 ही छूट गया, वहाँ 0.5 आगे बढ़ाना चाहिए था हमको, बट वो लिख नहीं पाए हम, ठीक ना। तो क्लोरीन का 35.5 होता है, ठीक ना, और ये इसका एवरेज एटॉमिक मास होता है, ठीक ना। तो ये बताया गया होगा कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। हमने शायद एक एग्जाम क्वेश्चन भी कराया होगा कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक 35 होता है, एक 37 होता है। तो इन दोनों का जो बीच का आता है, एवरेज आता है इन दोनों का, उसको हम मानते हैं, मतलब 35.5 को मानते हैं, ठीक ना। तो आप ये करेक्शन कर लीजिएगा जाके पीछे। अब चलिए इसका बात करते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन 14, कार्बन 12, क्लोरीन 35.5 है। तो इन तीनों का मास हमको बताना है। कैसे हम इसका मास निकालेंगे? तो एक नाइट्रोजन का मास बताना है, मतलब कि एक एटम का मास बताना है, 1 एटम का भी मास बताना है, एंड 1 मोल एटम का भी मास बताना है। तो क्या आप बता नहीं लेंगे? देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को, क्या हो पाएगा? उम्मीद है हो जाएगा। देखिए कैसे करना है। 1 मोल एटम का तो मास आप निकाल लेंगे। जैसे नाइट्रोजन है तो हमसे कहा जाए कि ये 1 मोल नाइट्रोजन है, हम कहते हैं कि हमारे पास 1 मोल नाइट्रोजन है। तो 1 मोल नाइट्रोजन का मास क्या होगा? नाइट्रोजन क्या है? एटम है यहाँ पे, तो इसका क्या रख देंगे हम? ग्राम एटॉमिक वेट रख देंगे। ये नहीं बताया गया है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट क्या होता है? 14, और इसे ग्राम में चेंज कर दीजिए, मतलब कि 14 ग्राम। तो ये जो 14 ग्राम आएगा ये क्या है? 1 मोल नाइट्रोजन का वेट है। क्लियर? इसी तरह से कार्बन का बताना है। तो अगर हम कहें कि 1 मोल कार्बन का वेट क्या होगा, तो इसका एटॉमिक वेट ग्राम में रख देना है। तो इसका एटॉमिक वेट क्या है? 12 है, तो हम रख देंगे 12 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा? 12 ग्राम। तो ये हो जाएगा 1 मोल कार्बन का वेट हो जाएगा। क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन 35.5 इसका एटॉमिक वेट है। तो 1 मोल क्लोरीन का मास क्या हो जाएगा? तो रख देंगे हम लोग 35.5 ग्राम। मतलब क्या हो गया? ये जो वेट आ रहा है ये 1 मोल क्लोरीन का वेट आ गया। तो मोल का जो वेट है हमें रखना है, 1 मोल एटम का वेट रखना है। क्या करना है हमको? सिर्फ एटॉमिक वेट ग्राम में रख देना है। ये ना करें हम। अब ध्यान सुनिएगा, एक एटम का वेट निकालना होगा तो हमें क्या करना होता है? एटॉमिक वेट AMU में रख देना है। क्या बोला? एटॉमिक वेट को AMU में रख देना है। जैसे हम लोग इसको ग्राम में रख रहे हैं, इसको AMU में रख देंगे। जैसे कि यहाँ नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट क्या है? 14 है, तो हम रखेंगे 14, और इसे किस में रख देंगे? AMU। तो ये जो हो जाएगा 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन का वेट आ जाएगा। 1 मोल नाइट्रोजन एटम का वेट नहीं है ये 14 AMU। ये सिर्फ एक नाइट्रोजन एटम का वेट है 14 AMU। और हमने जहाँ बताया था एटॉमिक मास यूनिट, ये चीज़ वहीं बताया था कि एक एटम का मास हमेशा AMU में रखते हैं हम, या यूनिफाइड मास में रखते हैं, सिर्फ U से रिप्रेजेंट करते हैं। याद आ रहा है कुछ? गजनी होगा यार तुम लोग। ठीक है, नहीं याद आ रहा है तो ये चीज़ आप लोग ध्यान सुनिए कि हमें अगर 1 एटम का मास रखना है तो उसका एटॉमिक वेट किस में रख देना है? AMU में रख देना है। कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक वेट क्या है? 12, तो इसको क्या रख देंगे? 12 AMU। तो ये क्या हो जाएगा? 1 एटम ऑफ कार्बन का वेट हो जाएगा। एक कार्बन का वेट हो जाएगा 12 AMU। क्लियर है ना? और 1 मोल
कार्बन एटम का वेट क्या हो जाएगा, तो 12 ग्राम हो जाएगा, बस ग्राम में कर देना है। क्लियर है। क्लोरीन की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो क्लोरीन को रख देंगे हम लोग 35.5 AMU। क्लियर है। तो एक क्लोरीन के एटम का वेट क्या हो जाएगा, 35.5 AMU, या इसको हम ऐसे लिख सकते थे 35.5 U यूनिफाइड मास, ठीक ना। लेकिन 1 मोल क्लोरीन एटम का मास क्या होगा, तो 35.5 ग्राम। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर हमें एक एटम का मास रखना होगा तो उसको किस में रखेंगे, एटॉमिक वेट इन AMU, और 1 मोल एटम का मास रखना होगा तो एटॉमिक वेट इन ग्राम रखेंगे। ठीक है। तो ये चाहे तो आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है। तो चलिए मिटाते हैं, उसके बाद से आगे बात करते हैं। ठीक ना। तो इसे हटा देते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या बात कर लिया है, 1 मोल को कैसे हम नंबर में चेंज करते हैं, कैसे वॉल्यूम में चेंज करते हैं, कैसे वेट में चेंज करते हैं, हो जाएगा। एक एटम का मास कैसे निकालते हैं, 1 मोल एटम का मास कैसे निकालते हैं, ये भी हो जाएगा। मोलर मास क्या होता है, तो 1 मोल सब्सटेंस का मास ग्राम में अगर देखते हैं तो उसे हम मोलर मास बोलते हैं, ये भी क्लियर हो गया होगा। वॉल्यूम कब हम 22.7 लेंगे, कब 22.4 लेंगे, ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम चलिए बात करते हैं उन फार्मूलोज की जो हम लोगों ने पिछले टर्न पे लिखा है। ठीक ना। अब उसी के बेस पे कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे, तो धीरे धीरे आपको और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है। तो हमने 3 फार्मूला लिखा था, जिसने बताया था कि मोल इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर मास होता है। एक फार्मूला ये था, ये हमने ऑलरेडी सारा चीज़ लिख कर दिखाया था। W को क्या बोलते हैं, गिवन वेट। M से मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास रखते हैं, या मॉलिक्यूलर वेट। N से मोल। फिर दूसरा फार्मूला था वेट इक्वल टू क्या था, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाई एवोगैड्रो नंबर, या नंबर ऑफ पार्टिकल जो कि दिया गया है एंड एवोगैड्रो नंबर। और तीसरा फार्मूला था कि गिवन वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम। ठीक था। तो 3 फार्मूले थे। इन्हीं 3 फार्मूले के बेस पे हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इस तीनों फार्मूलों को हमने डिटेल में पिछले वीडियो में लिखा था कि हमने कैसे, इसको किससे बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सारी चीज़ों को लिख के बताया था। और ये हमने शॉर्ट में बताया था कि हम ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, तो हमने डायरेक्ट शॉर्ट में लिखा है। और फिर से वही लंबा चौड़ा लिखना टाइम लग जाएगा। ठीक ना। तो हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बताई है। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों फार्मूलों का यूज कब कब करना है। ठीक ना। तो एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जहाँ पे वेट दिया गया हो, कोई भी एटम का वेट दिया हो या मॉलिक्यूल का वेट दिया हो कि वो कितना ग्राम है या कितने केजी है, ऐसा कुछ दिया गया है, और वहाँ पे आपसे मोल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मोल। कह देगा कि 16 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन है, तो कितना मोल ऑक्सीजन है हुआ बताइए। ये कह देगा 0.526 ग्राम हमारे पास नाइट्रोजन है, तो कितने मोल नाइट्रोजन के होंगे बताइए। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे वेट दिया है, ये कह सकते हैं मास दिया है। जो सब्सटेंस हमारे पास है उस सब्सटेंस का मास दिया है, वेट दिया है, और उस वेट से मोल पूछ रहा है। तो ध्यान से रखिएगा, वेट से जब मोल पूछे तो ये पहला फार्मूला लगाइएगा। ठीक ना, कि मोल इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है। दूसरा देखिए, अगर आपसे कहे कि हमारे पास इतने पार्टिकल हैं, 6 × 10 के पावर 50, 10 के पावर 50 पार्टिकल हैं, तो बताइए इसमें कितने मोल होंगे। ऐसे बोल दे कि 6 × 10 के पावर 50 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है हमारे पास। तो कैसे करेंगे,
तो जब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हो, नंबर ऑफ एटम दिया हो और उससे मोल पूछे, तो आप ये दूसरे फार्मूले को यूज करिए। नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हो और उससे मोल पूछे तो सेकंड फार्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपसे वॉल्यूम दिया हो, ये देखिए गिवन वॉल्यूम एंड ये मोलर वॉल्यूम, तो आपसे क्या है कि हमारे पास एक गैस है जो कि 5 लीटर वॉल्यूम कवर कर रहा है, ठीक है। तो उस गैस का मोल कितना होगा, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, तो आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो तीनों फार्मूलों का यूज कब कब करना है ये आपको मालूम हो गया होगा, क्लियर है ना। तो अब इन तीनों फार्मूलों के हिसाब से हम कैसे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, ये देखेंगे अब हम लोग। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे जिसका वेट रखेंगे हम उसी का मोल आएगा, जिसका नंबर रखेंगे उसी का मोल आएगा, जिसका वॉल्यूम रखेंगे उसी का मोल आएगा। क्या बोला गया, मान लेते हैं हमसे क्वेश्चन में कह दिया जाए कि हमारे पास 12 ग्राम ऑक्सीजन है, तो इसका मोल कितना बनेगा, या 12 ग्राम ऑक्सीजन का मोल कितना होगा, ये कितने मोल होंगे 12 ग्राम ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे अपने वेट किसका रखना है, 12 ग्राम ऑक्सीजन का, तो यहाँ मोल किसका आएगा, ऑक्सीजन का आएगा। तो आप जिस चीज़ का वेट रखेंगे, जिस चीज़ का नंबर रखेंगे, जिस चीज़ का वॉल्यूम रखेंगे, उसी का मोल भी आएगा। क्लियर है। अगर ये बात समझ में आ गई होगी तो हम इस पे क्वेश्चन करने चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं, तो इसको हटाते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन करते हैं। तो पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन, फिर टफ पे आएंगे हम लोग धीरे धीरे। तो जैसे हमसे कह दिया जाए कि हाउ मच मोल इन 64 ग्राम CO2 मॉलिक्यूल, कितने मोल होंगे 64 ग्राम CO2 मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पे क्या दिया गया, आपको वेट दिया गया है। देखिए 64 ग्राम, ग्राम किसकी यूनिट होती है, वेट या मास की। तो आपको वेट दिया गया है 64 ग्राम और पूछ क्या रहा है, मोल पूछ रहा है। तो अभी मैं बताया हूँ कि मोल इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर मास, एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आपको मोल निकालना है, वेट दिया है, मॉलिक्यूलर मास CO2 का नहीं निकाल लेंगे। थोड़ा सा आइए देख लेते हैं मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग को अभी भी ये चीज़ें नहीं क्लियर होंगी, 9th-10th में पढ़ा ही नहीं होगा। तो ध्यान से देख लीजिए बस एक बार कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सबसे इजी तरीका क्या है कि जितने भी उस एटम में जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जितने भी एटम हैं, सारे एटम का मास का सम कर दीजिए। एक्चुअल में मॉलिक्यूलर मास होता ही है सम ऑफ एटॉमिक मासेस क्या बोला गया, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स विच प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका एटॉमिक मास का जो सम होता है, ऐड जो होता है, एडिशन जो होता है, उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। जैसे अगर हमें यहाँ पे CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो CO2 एक मॉलिक्यूल है, इसमें कितने तरह के एटम है पहले बताइए। तो एक कार्बन है और एक तरह का ऑक्सीजन है, 2 टाइप के एटम है। नंबर ऑफ एटम नहीं पूछ रहे हैं, टाइप ऑफ एटम कितने हैं, 2 टाइप के हैं, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन टाइप का। तो हमें क्या करना है, कार्बन का एटॉमिक मास एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास का सम कर देना है। साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ एटम जितने हों उन सब के मास को काउंट करना है, ठीक ना। तो चलिए इसका निकालते हैं। तो हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर
मास ऑफ CO2। तो क्या करना होगा, तो कार्बन एटम है तो इसका रखेंगे एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन। क्या कार्बन एक से ज़्यादा है? नहीं। अगर ये एक से ज़्यादा होता, 2 होता, 3 होता, 5 होता, तो उस नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, लेकिन ये सिंगल नंबर में है तो कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन बस ऐसे रख देंगे, प्लस सम करना है ना, जोड़ना है, प्लस एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो लिखेंगे एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब ध्यान से देखिए, ये ऑक्सीजन एटम क्या अकेले है? नहीं, 2 एटम है, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो यहाँ हम कर देते हैं इनटू 2। अब कोई एटम बचा क्या इसमें? देखिए थोड़ा, अब कोई एटम तो हमें नहीं दिख रहा है, ठीक ना। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल एटॉमिक वेट रख देना है। तो कार्बन का एटॉमिक वेट क्या होता है? तो 12 होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? तो 16 होता है, एंड इंटू 2 भी है तो इंटू 2। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 प्लस ये क्या हो जाएगा 12, तो कितना आएगा 4 और 4, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इसे हम ग्राम में रख दे हैं, ठीक ना, 44 ग्राम। तो ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 आ गया, ठीक है। तो हमें मॉलिक्यूलर मास तो निकालना आता था, जिसके थ्रू हमने कैपिटल M को निकाल लिया। वेट हमें दिया हुआ है 64 ग्राम, तो क्या हम मोल नहीं निकाल लेंगे? आराम से निकाल लेंगे। तो हमें क्या रखना होगा, तो अच्छा ये मोल किसका आएगा? CO2 का आएगा भाई। हमने कहा है ना कि जिसका वेट रखेंगे उसी का मोल आएगा। तो वेट किसका रख रहे हैं? CO2 का। 64 ग्राम कौन है? CO2 तो है। तो ये हो जाएगा 64 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास क्या है? 44 ग्राम। तो 44 ग्राम रख देंगे। इसे सॉल्व कर देंगे, जितना आएगा वो इसका मोल हो जाएगा, मोल ऑफ CO2। क्या ये हो जाएगा? तो ये आप पूरा चाहे तो नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब जल्दी नहीं मिटा रहे हैं आप लोगों को। अगर जल्दी लग रहा हो तो आप क्या करिए, स्टॉप करिए वीडियो को एंड फिर लिखिए आराम से, ठीक ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं दिया जाएगा, क्लास नहीं है ये। अब क्लास में आप बैठे रहते तो आपको टाइम दिया था कि नोट करिए। यहाँ पे आप चाहें तो स्टॉप करके भी नोट कर सकते हैं, तो अब टाइम बचाया जाए, ठीक ना। तो ये हो गया हमारे पास एक क्वेश्चन जो कि बहुत सिंपल था। अब चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं इसी तरह का। अब ये सेकंड फार्मूले को ये थोड़ा सा दिखाएगा, ये सेकंड फार्मूले कैसे यूज़ करेंगे इसकी बात करते हैं। जैसे कहा जाए फाइंड द मोल ऑफ 30 × 10⁻24 एटम्स ऑफ हीलियम। क्या बोला है? मोल बताना है किसका? 30 × 10⁻24 एटम्स ऑफ हीलियम। इतने एटम्स हैं हीलियम के, तो इसके कितने मोल होंगे ये बताना है। फाइंड द मोल ऑफ 30 × 10⁻24 एटम्स ऑफ हीलियम। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे मोल? तो हमने बताया है कि जब आपको एटम्स का नंबर दिया हो, ये नंबर ही तो है। हमने बताया है कि जब एटम्स का नंबर दिया हो, मॉलिक्यूल्स का नंबर दिया हो और मोल निकालने के लिए कहा जाए, तो वहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? सेकंड फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला, n = n/Na। ये क्या है? तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल है एंड नीचे एवोगैड्रो नंबर है, तो इससे मोल निकल जाएगा, ठीक ना। तो n की जगह पे हम रखेंगे ये वाला नंबर। एवोगैड्रो नंबर में पहले से मालूम है, इसे हमने Na को बताया था एवोगैड्रो नंबर। तो रख दीजिए सारा डाटा। तो n की जगह रख देंगे हम 30 × 10⁻24। एवोगैड्रो नंबर में क्या हमने बताया है? तो एवोगैड्रो नंबर हमने बताया था कि 6.022 × 10⁻23 रखिए, या 6.023 × 10⁻23 रखिए, या 6 × 10⁻23 रखिए। इन डाटा बताया होगा 6.022 × 10⁻23, या 6.023 × 10⁻23,
एंड 6 × 10⁻23। तो मैंने कहा था इन तीनों में से किसी को आप रख सकते हैं, डिपेंड करता है ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ ऑप्शनल नहीं है, तो हम आराम से, हमें इजी जल्दी से रिजल्ट लाना है तो हम इसको रख देंगे, ठीक ना। तो रख दे रहे हैं Na की जगह पे 6 × 10⁻23। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए थोड़ा, ये 5 टाइम जाएगा और ये 23 से पावर्स कट जाएंगे, एक पावर ऊपर बढ़ जाएगा, मतलब कि इंटू 10 बच जाएगा। तो कितना हो गया 50। अच्छा, ये 50 मोल जो आया है n की वैल्यू, ये कौन से मोल हैं, किसके मोल है? सिंपल सा बात है भाई, हीलियम के मोल हैं। हीलियम के तो मोल हैं, क्योंकि हमने हीलियम के एटम को ही रखा है। 30 × 10⁻24 एटम्स ऑफ हीलियम। ये जो एटम्स रखे गए हैं, हीलियम के एटम रखे गए हैं। तो ये मोल किसका आया है? तो ये हीलियम का मोल आया है, ठीक ना। तो क्या ये इस तरह से हो जाएगा? ये भी इजी क्वेश्चन था, तो इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए थोड़ा सा, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमाते हैं, घुमाने का मतलब थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ जाएगा। जैसे आपसे कह दिया जाए, फाइंड द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन 0.5 ग्राम ऑफ हीलियम। अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन ढंग का है, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगने वाला क्वेश्चन है। क्या ये हो जाएगा आपसे? देखिए थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे देखिए, हमसे पूछा है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का नंबर बताना है। फाइंड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कर देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन 0.5 ग्राम ऑफ हीलियम। तो अगर हमें नंबर निकालना है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का नंबर हमें आए, अगर हमको ये फाइंड करना है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हीलियम के एटम्स कितने हैं। अरे भाई, इस ऐसे क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं। हमें पहले मालूम होता था एटम्स कितने हैं, तो जितने एटम्स होते थे, एक एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होता था, उसी इलेक्ट्रॉन के नंबर से मल्टीप्लाई कर देते थे जितने भी एटम होते थे। उसी तरह से यहाँ भी करना है, हीलियम के जितने एटम्स होंगे उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एक हीलियम में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते होंगे, ये करना है। तो सबसे पहले देखिए, क्या हम नंबर जानते हैं कितने हीलियम एटम हैं? क्या हमें ये मालूम है? नहीं, हमें मालूम है 0.5 ग्राम हीलियम के बारे में, मतलब हमें वेट के बारे में मालूम है, नंबर ऑफ हीलियम के बारे में नहीं मालूम है। तो क्या हम ये नंबर निकाल सकते हैं? बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, क्या करना होगा? देखिए, पहले हमें इसे मोल में चेंज करना होगा। 0.5 ग्राम को किस में चेंज कर रहे हैं? मोल में, क्योंकि जैसे ही हम मोल में आएंगे तो हम जानते हैं एक मोल में इतने हीलियम एटम होते हैं। तो जितने भी मोल आएगा उससे हम एटम में आ सकते हैं। क्यों? ध्यान सुनिए, अगर आपको वेट मालूम है तो वेट से आप मोल में चले जाएंगे, क्लियर है। लेकिन जैसे ही आप मोल में जाएंगे तो मोल से नंबर निकाल सकते हैं, ये भी बात मालूम है आपको। तो सबसे पहले इसका मोल निकालिए। कैसे निकालेंगे? तो वेट दिया है, तो वेट से मोल निकालने का आपको बताया ही गया है, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। वेट दिया है 0.5, मॉलिक्यूलर मास, हीलियम क्या है? एटम है, तो एटॉमिक वेट रख देते हैं। तो एक हीलियम का जो मास, अच्छा मॉलिक्यूलर मास रखना है ना, तो मॉलिक्यूलर मास हमने बताया किस में रखा जाता है? मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, दोनों एक ही चीज़ होता है, हमने बताया है, पहले बताया है ना। तो मॉलिक्यूलर मास किस में रखते हैं? ग्राम में। तो हीलियम का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 4 होता है, ग्राम रख देंगे 4 ग्राम। तो ये हमने रख दिया 4 ग्राम। अच्छा, ये भी ग्राम में है, ठीक ना। तो ये 100 होने पर कितना आएगा? ग्राम से ग्राम कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? तो ये ऑलमोस्ट पॉइंट हटेगा तो 0 आ जाएगा, तो 5/40 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, मतलब कि 1/8 आ जाएगा। इसे और सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1
0.1, उसके बाद बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 2। डिवाइड करिए 8 से, तो पॉइंट करेंगे 0 आ जाएगा, 8 2 आ गया, फिर से 0 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 2, कितना आएगा 4, फिर से 0 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा 0.125। क्लियर है? तो इतना मोल आएगा, इतने ग्राम हीलियम में इतना मोल। ठीक है, अच्छा इतना मोल आ गया, 0.125 मोल आ गया। अच्छा एक बात हमको मालूम है कि अगर हमने लिख दिया 1 मोल हीलियम तो इसका मतलब क्या है, नंबर में अगर पूछे तो कितना होगा, तो आपको मालूम है 6.023 इंटू 10 के पावर 23 हीलियम। ये बात मालूम है ना। हम कहें 2 मोल हीलियम तो आप क्या कहेंगे, इस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 1 मोल में इतने तो 2 मोल में इसका डबल हो जाएगा, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लिख देंगे 2 इंटू 6.023 इंटू 10 के पावर 23 हीलियम। क्लियर है ना। इस तरह से हम बोल दें 5 मोल में कितने होंगे हीलियम, 5 मोल अगर हीलियम है तो कितने एटम होंगे, तो क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। 5 इंटू 6.023 इंटू 10 के पावर 23 हीलियम। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 मोल में इतने, 2 मोल में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 मोल में इतने नंबर में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह से अगर हम पूछें इतने मोल हीलियम में कितने हीलियम के एटम होंगे, तो क्या करना होगा, इतने में इतने से मल्टीप्लाई कर देना होगा। अरे भाई देखिए 1 मोल में इतने हैं, 2 मोल में पूछा था क्या किया, इस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 मोल में पूछा था क्या किया, इस नंबर में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। जस्ट इसी तरह से अगर पूछा जाए 0.125 मोल हीलियम में कितने एटम होंगे, तो हमें क्या करना होगा, इस नंबर में इतने से मल्टीप्लाई कर देना होगा। मतलब क्या करेंगे, 6.023 इंटू 10 के पावर 23 हीलियम में मल्टीप्लाई कर देंगे 0.125 का। तो ये आ गया हमारे पास हीलियम एटम का नंबर। क्लियर है ना। इतने मोल हीलियम में इतने हीलियम के एटम, 2 मोल हीलियम में इतने हीलियम के एटम, 5 मोल में इतने हीलियम के एटम, अब 0.125 हीलियम में इतने हीलियम के एटम। क्लियर है। अब ध्यान सुनिए, अब आपको मालूम चल गया है कि हीलियम के एटम इतने हैं। ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जितना आएगा वो आप लोग रख लीजिएगा। मान लेते हैं x आ गया, तो x हीलियम के एटम आपको मालूम चल गया। अब क्या आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं निकाल लेंगे, ये हमने पीछे बताया है कि एक हीलियम में इतने इलेक्ट्रॉन, तो 10 में कितने, 50 में कितने, ऐसा निकालने के लिए बताया गया था। अब देखिए, अब निकालेंगे हम एक हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं एंड कितने प्रोटॉन हैं। तो इसके लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए बताइए। इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए एटॉमिक नंबर। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 होंगे। और ये अगर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2 होंगे। मतलब एक हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन है ये हमने फाइंड कर लिया। तो अब ध्यान सुनिएगा, 1 हीलियम हैव, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। एक हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम कहें 2 हीलियम के पास कितने होंगे, तो क्या करेंगे 2 इंटू 2 कर देंगे। ये तरीका मालूम है ना, पीछे किया था हमने कि एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में कितने 4 हो जाएंगे, 3 में कितने 6 हो जाएंगे, 10 में कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, बताया गया था। तो एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन, तो इतने हीलियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अरे भाई सिंपल सा, इस नंबर में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोटॉन का नंबर आ जाएगा, और इतने ही नंबर ऑफ एटम में 2 इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन का नंबर आ जाएगा। बोलिए, बात समझ में आया कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकली ज़्यादा हो गया। सिंपल सा लॉजिक है। हमने क्या किया है, सबसे पहले
वेट से मोल निकाला, मोल से नंबर ऑफ एटम निकाला, और नंबर ऑफ एटम जो हमको मालूम चल गया तो उससे हम इलेक्ट्रॉन में चेंज कर देंगे, चेंज नहीं हो जाएगा। अगर आपसे कहें कि एक हीलियम है हमारे पास, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फिर कहें कि 2 हीलियम है, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एक में 2, एक में 2, 4 हो गया। फिर कहें 3 हीलियम है, तो क्या होगा, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, तो कितना हो गया, 6 हो गया। इस तरह से कहें 10 हीलियम है, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो क्या करेंगे, 2 2 2 2 ऐसे करके 2 × 10 कर देंगे, 20 हो जाएगा। उसी तरह से अब कहें कि इतने हीलियम है, इतने हीलियम के एटम है, तो इलेक्ट्रॉन बताइए, तो क्या करना होगा, इतने हीलियम एटम में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर आ जाएगा। इतने हीलियम एटम में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोटॉन का भी नंबर आ जाएगा। क्या ये हो जाएगा, तो बस इसे कर देते हैं। तो ये मान लेते हैं हमारे पास एटम का नंबर आ गया, और हमें निकालना था क्या, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का नंबर। तो हम लिख देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, ये है हीलियम एटम का नंबर, तो क्या कर देंगे 0.125 × 6.023 × 10⁻23, यह है हीलियम एटम। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये इलेक्ट्रॉन का नंबर आ गया, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नंबर दोनों बराबर हैं, तो उतने ही प्रोटॉन का भी नंबर हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा इतने में इतना, इतने में इतना, तो उतने में कितना, यही सब है, ठीक ना। तो स्टेप्स कई सारे हैं इसमें, टिपिकल नहीं है ये, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक ना, नोट कर लीजिए। अब इसे स्टॉप करके नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी करिए, ठीक ना। अब चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द ग्राम एटम ऑफ फॉलोइंग। क्या है, 80 ग्राम ऑक्सीजन है पहला, दूसरा है 60 ग्राम कार्बन 12 है। कह रहा है इसमें ग्राम एटम बताना है कि 80 ग्राम ऑक्सीजन है, 60 ग्राम कार्बन है, तो इसमें कितने ग्राम एटम होंगे। अच्छा, अभी कुछ देर पहले हमने बताया है कि ग्राम एटम का मतलब क्या है, बोलिए। तो ग्राम एटम का मतलब है मोल, वही बताया कुछ देर पहले कि ग्राम एटम का मतलब क्या है, मोल से है। कहीं भी ग्राम एटम बोला इसका मतलब कि हमको मोल बताना है, तो हमको बताना है कि कितने मोल हैं 80 ग्राम ऑक्सीजन में, 60 ग्राम कार्बन में। अगर ये बात आपको नहीं मालूम होता तो ये आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाते। ग्राम एटम ये क्या है, कई लोगों को ये नया चीज़ लगेगा, ठीक ना। तो इसलिए क्वेश्चन कराया गया है, इसलिए दिया गया है कि आपके दिमाग में चीज़ और अच्छे से सेट हो जाए कि ग्राम एटम का मतलब क्या है, मोल से है, ठीक है। तो क्या आप निकाल नहीं लेंगे मोल, तो इसका मोल आप लोग निकाल करके कमेंट में बताइएगा कितने मोल आ रहे हैं इसके और कितने मोल इसके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि कैसे जो हमने तीनों फार्मूले बताए हैं उसको हम कैसे यूज करेंगे, एक साथ कंबाइन करके कैसे यूज करना है। तो देखिए थोड़ा सा, एक फार्मूला था हमारे पास वेट बाई मॉलिक्यूलर मास, मोल इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर मास। दूसरा फार्मूला था मोल इक्वल टू n बाई एन ए, और तीसरा फार्मूला था v बाई वी एम। ये दोनों फार्मूले हम जनरली यूज करते हैं, कहीं भी यूज कर देंगे इसको, ठीक ना। इस फार्मूले को हमने बताया था कि सिर्फ़ और सिर्फ ये गैस पे अप्लाई होगा। ये किस पे अप्लाई होगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ गैस पे, और ये दोनों फार्मूले सॉलिड लिक्विड गैस तीनों पे अप्लाई होंगे,
ठीक है। तो पहले हम इनको कर लेते हैं आपस में इन दोनों को पहले बनाते हैं। तो हम जान रहे हैं मोल इक्वल टू दिस एंड मोल इक्वल टू दिस, मतलब ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अरे भाई मोल इक्वल टू ये है, मोल इक्वल टू ये है, तो अगर मोल इतना है, मोल इतना है, दोनों साइड मोल है, इसका मतलब ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसके थ्रू आता है वेट बाई मॉलिक्यूलर मास बराबर होगा n बाई Na के। ये फार्मूला कई जगह लगेगा और बहुत हेल्पफुल फार्मूला है। आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन करेंगे आपको यही फार्मूले, ये जो फार्मूला हमारे पास है ये इतना ज़्यादा यूज होगा कि लगेगा कि हाँ आपको कि ये फार्मूला बहुत डिमांडिंग फार्मूला है। ये अलग अलग रहेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन एक साथ इसका बहुत ज़्यादा यूज है। अब देखिए अब क्या होता है। अभी तक मैं बताया हूँ कि वेट दिया रहे तो मोल पूछेगा, नंबर दिया रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल दे के मोल पूछ तो आपको लगा देना है। लेकिन क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, वेट देगा और नंबर पूछेगा। क्या बोला, वेट देगा और नंबर पूछेगा, तो उस केस में इसको यूज करना है। किसी भी चीज़ का वेट दे देगा, जैसे कह देगा अभी इसी फार्मूले में दे दे कि 80 ग्राम ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम होंगे, तो क्या दिया है 80 ग्राम दिया है, वेट दिया है और नंबर पूछ रहा है। तो या तो आप एक काम करते कि वेट से आप पहले मोल निकालते, फिर मोल से नंबर में जाते, तो ये लंबा थोड़ा सा काम हो जाता है। और इस फार्मूले में क्या है, डायरेक्ट आप वेट रखिए, मॉलिक्यूलर मास रखिए, अवोगाड्रो नंबर रखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल फटाक से आ जाएगा। समझ में आया। तो जब आपको वेट दिया गया हो नंबर पूछे या नंबर दिया हो वेट पूछे तो डायरेक्ट आप यही लगा दीजिए। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि जिसका वेट रखेंगे उसी का नंबर आएगा, या जिसका नंबर रखेंगे उसी का वेट आएगा। बात समझ में आया। तो ये फार्मूले, आप इस फार्मूले के बेस पर हम लोग क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन आप लोग जानने के लिए जान लीजिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, इन दोनों का आंसर आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। और आपके जो भी दोस्त यार अभी बचे कुचे हैं जो एडमिशन नहीं लिए हैं, उनसे कहिए कि जल्दी जल्दी एडमिशन ले लें, क्योंकि अब सिलेबस जल्दी जल्दी ही चलता रहेगा। अभी थोड़ा सा स्मूथ चल रहा है, जुलाई में स्मूथ चलेगा, अगस्त से बिल्कुल स्पीड में चलेगा, ठीक ना। तो जो लोग अभी सोच रहे हैं स्कूल खुलेगा तब एडमिशन लेंगे, तो आपके फ्यूचर के लिए दिक्कत वाली बात है। अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड आपका है नहीं इस साल, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन आप सोचिए आपको 2 साल बाद क्या करना है, तो 2 साल बाद या 12th के बाद जो भी आपको करना होगा उसमें आपको दिक्कत होगी, ठीक ना। तो अगर आप IIT पेपर देने वाले हैं या नीट का पेपर देने वाले हैं, इनमें से कोई भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना है तो आप बिल्कुल रिलैक्स ना करिए। अगर आपको घर पे बैठना है तो कोई बात ही नहीं, तो आप रिलैक्स ही करिए पूरे साल, ठीक ना। तो ये बात ध्यान रखिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप JEE में बैठे हैं या नीट में बैठे हैं तो उस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। आप इन दोनों सालों को बहुत अच्छे से यूज करेंगे तो आगे भी आपके लिए फर्दर वो अच्छा ही रहेगा, ठीक ना। तो बिल्कुल लेट ना करिए, रेगुलर क्लासेस करते रहिए, और जो भी आपके दोस्त यार हैं जो अभी तक क्लासेस नहीं कर रहे हैं उनको भी मोटिवेट करिए कि वो भी आके क्लास ज्वाइन करें, ठीक ना। बस आज के लिए थैंक यू।